हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कोरोना का काल चल रहा है तो कॉलेज की छुट्टियां भी हो रही हैं। इन छुट्टियों का जो बेहतरीन जो फ़ायदा है वो कैसे उठाया जाए, वो ये है कि हम अपनी तैयारी को, चाहे वो कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, उसको बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवेलेबल है अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। ठीक है, तो आज हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी जो क्लासरूम क्लासेस थी उनमें नहीं किया था। यानी कि हम अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और मेरा अनुमान ये है कि 30 अप्रैल तक मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दूं। इनकी वीडियो बना के मैं आपको डालता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कभी भी, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हो, चाहे किसी अनदर कोई माध्यम हो ऑनलाइन, वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ये कि रिलेशन, या ये कहो कि थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करना। थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि थर्मोडायनामिक क्वांटिटी और सेल के ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है। अब बात जहाँ तक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी की आती है, वहाँ हम 3 चीज़ों को मेनली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज द डेल जी। सेकेंड इज एंथैल्पी, दैट इज द डेल एच, एंड थर्ड इज द एंट्रोपी, दैट इज द डेल एस। अब जैसे अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की, कि भाई कौन सा रिएक्शन थर्मोडायनिक्स में स्पॉन्टेनियस है या कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो नेगेटिव में होना चाहिए। सिमिलर वे में जो डेल एच है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेगेटिव होना चाहिए, बट डेल एस जो है हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, किसी भी स्पॉन्टेनियस। बट हम तो अपना टॉपिक जो है वो है ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बारे में पढ़ना है कि कोई जो सेल है वो कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में मेनली अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेल ऑफ जी की। डेल ऑफ जी की गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार पीछे बैक में जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। वहाँ पे हमने ये पढ़ाया था कि डेल ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, डब्ल्यू ऑफ मैक्स थी, यानी कि डिक्रीज इन चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सिमिलर वे में डेल जी के बारे में पढ़ा था कि डिक्रीज इन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे नेट वर्क था, यहाँ पे टोटल वर्क था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, ये फ्री एनर्जी है, एक प्रकार से फ्री एनर्जी, या ये कहो कि ये क्या है, एक प्रकार से नेटवर्क है। तो सेल के अंदर क्या नेटवर्क होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, या फिर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिकल वर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क किस प्रकार से होगा, इसका फॉर्मूला होता है कि कितनी क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की है,
मल्टीप्लाई इसका ईएमएफ क्या है, यानी कि उसकी वोल्टेज क्या है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क अपना क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आई कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालूं, तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके बराबर होता है जी, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज, कितना उस पर चार्ज है, वो सब बातें, ठीक है। तो चार्ज को हम क्या मानते हैं, फैराडे की टर्म में, दैट इज द 1 फैराडे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, अपना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ये किसके बराबर आएगा, ये होगा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज इज द फैराडे एंड ईएमएफ को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क ही नहीं होता, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, लाइक एज केमिकल वर्क भी होता है उसके अंदर, वहाँ पे डिसोसिएशन वर्क भी होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क को तो अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, नेट वर्क, दैट इज द डब्ल्यू नेट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डब्ल्यू नेट से, तो इसकी वैल्यू क्या आई, एन एफ ई। अब ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, ये इक्वेशन मान लो सेकंड है। तो फ्रॉम 1 और 2 से जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, दैट इज बनेगी माइनस डेल ऑफ जी इज इक्वल टू एन एफ ई, यानी कि दैट मीन्स जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आई, माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये तो एक रिलेशनशिप आ गया कि गिव्स फ्री एनर्जी में और ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है किसी भी सेल के लिए। बट अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि फॉर ए प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए जो डेल जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये वाली टर्म नेगेटिव कब होगी, वो क्या होगी, इक्वेशन थर्ड मान लो, इक्वेशन थर्ड जो है वो नेगेटिव कब होगी, जब ई की वैल्यू क्या मिले, पॉजिटिव मिले। यानी कि किसी भी सेल के लिए, फॉर ए सेल, यदि ईएमएफ जो है पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स जो सेल है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो डिपेंड करेगा ई पे, दैट इज द ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो एग्जांपल मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिंक का और कॉपर का एक एग्जांपल लेता हूँ। जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बनाता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 बीकर ले लेता हूँ, एक बीकर, दूसरा बीकर। इसमें मैंने ये ले लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, और इसमें ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या ले लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, साल्ट ब्रिज से। ये इसमें मान लो साल्ट ब्रिज है, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि एनोडिक कंपार्टमेंट या कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो भी एक्सेस कंसंट्रेशन होगी आयंस की, ये उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। इसके अंदर भरा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के रूप में देखूं, KCl हो गया, KNO3 हो गया, अगर सॉल्यूशन हो गया, ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों में मैंने इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिया दोनों में ही। एक है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरी साइड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एमीटर से,
ताकि मैं ईएमएफ को मेजर कर सकूँ इस पूरे सेल में। अब ये सेल जब वर्क करेगा तो होगा क्या, ये जो जिंक है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा और क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव गया सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स गया, यानी कि रिएक्शन क्या हुई, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन है वो हुई क्या कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए, ये लो जी लॉस करवा दिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, कॉपर, जो कि यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा जी, डिपॉजिट, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होता रहेगा, और यहाँ इस पे डिपोजिशन। यानी कि जब टाइम टू टाइम ये सेल वर्क करेगा, वैसे वैसे जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसका डिसोसिएशन होगा, उसका मास रेगुलरली घटता चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और कंटिन्यूसली जो कॉपर 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन से उठ के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाएगा, और डिपॉजिट कहाँ पे होता रहेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी कि यहाँ पे इस कॉपर इलेक्ट्रोड का मास क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब जब कंटिन्यूसली ये चीज़ होगी तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बीकर ए में बढ़ेगी, और बीकर बी में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, राइज अप करेगी, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक जिंक 2 पॉजिटिव आयन दूसरे जिंक 2 पॉजिटिव आयन को क्या करे, रिपेल करे। सिमिलर वे में एक सल्फेट आयन दूसरे सल्फेट आयन को क्या करे, रिपेल करे। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, अपने पास एक साल्ट ब्रिज, ठीक है। मैंने यहाँ पे साल्ट ब्रिज को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ से जैसे जो KCl है ये Cl नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सल्फेट आयन को K पॉजिटिव क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन यही है कि एक्सेस कंसंट्रेशन जो है एनोडिक कंपार्टमेंट में और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कम कर दे। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक बताओ क्लियर हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब एक बार इस सेल का ईएमएफ निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ईएमएफ जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू निकलेगा नर्नेस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो ई सेल होता है वो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है। ई कैथोड, कैथोड पे क्या है जी, कॉपर, यानी कि ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, दैट इज द ई सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर मैं देखूं तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, ठीक है। अब देखो ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, देखते हैं। जो वैल्यू होती है कॉपर 2 पॉजिटिव की मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है जिंक का वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ। 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, तो वैल्यू क्या आई, ई नोट सेल की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.34 वोल्ट माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। आंसर क्या आएगा, 6 और 4 10, 1 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। यानी कि 1.10, और वो भी किसमें, प्लस में। ई सेल की वैल्यू क्या आई, ई नोट सेल की वैल्यू प्लस 1.10 वोल्ट। इट मीन्स इस सेल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में होगा तो ये जो सेल है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वर्क करेगा। और वो कैसा होगा, दैट इज द स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक काम करे एनोड का और कॉपर काम करे कैथोड का, ठीक है। अब एक बार रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। रिवर्स मतलब एग्जाम्पल यही है, जिंक और कॉपर का ही एग्जाम्पल है, बट इन दिस केस में मान लेता हूँ जिंक जो है काम करेगा कैथोड का। अनदर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, और
जो कॉपर है वो काम करेगा किसका, एनोड का। यहाँ एक्चुअल में था क्या और होना भी चाहिए क्या कि कॉपर काम करे कैथोड, जिंक काम करे एनोड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है जिंक का बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन ऑफ कॉपर। अब यदि जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, यहाँ देखो, बहुत ही ज़्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिंक के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। अब मैं दोनों को एक बार रिवर्स ले लेता हूँ। रिवर्स का मतलब देखता हूँ भाई क्या कुछ बनेगा। सेल यही है, बस यहाँ जो कैथोड था वो कॉपर था, यहाँ जो बनाऊंगा वो क्या बना दूंगा मैं, इसे कैथोड को जिंक इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से, देखो देखते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा या क्या नहीं। बनाता हूँ मैं इस सेल को फिर से, वही सेम चीज़, 2 बिकर बना दिए मैंने, ये लो जी, एक बिकर ए, बिकर बी, इसमें भर दिया, पहले क्या भरा था, जिंक सल्फेट, अब की बार मैंने इसमें कॉपर सल्फेट फिलअप कर दिया। इसमें क्या भरा था जी, जिंक सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट, अब की बार मैंने इसमें जिंक सल्फेट फिलअप कर दिया। 2 इलेक्ट्रोड लगाए, पहले क्या प्रेजेंट था यहाँ पे जिंक, अब की बार मैंने कॉपर लगा दिया। पहले यहाँ पे क्या था, कॉपर, अब की बार क्या कर दिया, जिंक। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और दोनों में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, साल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ये है साल्ट ब्रिज, यहाँ जिंक तो यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर तो यहाँ क्या है, जिंक, ठीक है। ओके, आगे हम करते हैं। जिंक काम किसका करेगा जी, कैथोड का। कॉपर काम किसका करेगा जी, एनोड का। तो एनोड के ऊपर रिएक्शन जो हुई है वो क्या हुई है, लिखते हैं। मतलब हुआ क्या है कि कॉपर जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस किया है, कर दिया लॉस, डिसोसिएशन होगा, ठीक बात है। यहाँ क्या है, जिंक तो पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, जिंक, जो कि यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ये लिख देता हूँ, एट कैथोड के ऊपर होगा क्या कि जिंक 2 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या, जिंक, ठीक है। यहाँ तक। अब इस सेल का ईएमएफ लिखता हूँ फिर से मैं, इस नोट सेल निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, अब की बार है जी जिंक, माइनस एनोड क्या है, कॉपर, ठीक है। मेरे को पता था कि जिंक का जो ई नोट वैल्यू है जिंक की वो कितनी है, -0.76 वोल्ट। कॉपर की ई नोट वैल्यू कितनी होती है, +0.34 वोल्ट। तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, आंसर क्या आएगा, -0.76 वोल्ट -0.34 वोल्ट। तो आंसर अब भी वही आया कि 1.10 वोल्ट, बट अब की बार आंसर किस में आया, नेगेटिव में। पहले किस में आ रहा था आंसर, पॉजिटिव में था। देखता हूँ कि पॉजिटिव में था या नहीं। देखो पहले किस में था, पॉजिटिव में आंसर था, अब किस में है, अब किस में है, नेगेटिव में है। इट मीन्स ये जो सेल है, मतलब ये सेल कौन सा, जिसमें जिंक काम कर रहा है एनोड का, कॉपर काम कर रहा है कैथोड का, ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होगा। और अगर हमें अपने को रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड का काम करवाना है, पहले कॉपर कैथोड का, अब कॉपर एनोड का। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपने को ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और करवानी कब पड़ेगी, जब मैं अप्लाइड ईएमएफ को बढ़ा दूं, किससे, ई सेल से, ठीक है। यदि ये कंडीशन है
तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। और ये कब था, जब ई सेल क्या था, ज़्यादा था किससे, ई अप्लाइड से। और जब भी किसी भी सेल के अंदर ये दोनों सिचुएशन हो जाए कि भाई यदि ई सेल ज़्यादा ही ई अप्लाइड से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेल काम करे, और यदि ई अप्लाइड को बढ़ा दूं ई सेल से तो वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लग जाए, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिंक और कॉपर का, वो एक रिवर्सिबल सेल है। ये चीज़ भी हमने यहाँ से देख ली। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपना। देखो, पहला हमने क्या किया, गिव्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में रिलेशनशिप निकाला। अब जो सेकंड हम करने जा रहे हैं वो ये है कि डेल एच में एंड ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है, देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको किस प्रकार से करेंगे। एक इक्वेशन मेरे को पता है, वो इक्वेशन है क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वो इक्वेशन थी क्या कि डेल जी इज इक्वल टू डेल ऑफ एच प्लस टी डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन थी। और डेल जी की वैल्यू अपने को पता है वो क्या होती है, माइनस एन एफ ई इन टर्म ऑफ ई एम एफ। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस एन एफ ई बराबर है डेल एच प्लस टी इंटू डेल ऑफ माइनस एन एफ ई अपॉन डेल टी एट पी। ठीक है, तो इस थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। एन एफ ई बराबर है डेल एच प्लस माइनस माइनस टी, एन एफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, आंसर क्या बचा, डेल ऑफ ई बाय डेल टी एट पी। एन एफ से डिवाइड कर दिया माइनस एन एफ से, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई माइनस एन एफ। ठीक है, बोथ साइड। आंसर क्या बचेगा, ई बराबर है डेल एच अपॉन में एन एफ माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा जी, प्लस का क्या बचेगा जी, ये प्लस का बचेगा टी इंटू डेल ई बाय डेल टी एट पी। ठीक है, ओके, क्लियर है। डेल एच की वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो डेल एच की वैल्यू क्या है अपने, डेल एच बाई एन एफ। इसको इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आओ, टी इंटू डेल ई बाय डेल टी एट पी, और माइनस में क्या जाएगा, ई। ठीक है, एन एफ से उस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर क्या आएगा, एन एफ टी डेल ई बाय डेल टी एट पी माइनस एन एफ ई। ई वैल्यू क्या थी, दैट इज द डेल जी, क्योंकि डेल जी की वैल्यू क्या थी, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो डेल एच की वैल्यू क्या आई, एन एफ टी डेल ई बाय डेल टी एट पी प्लस में डेल ऑफ जी, ये वैल्यू अपनी आई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या, एक तो डेल जी है और एक डेल एच है, एक डेल एच है और एक डेल जी। मान लो इफ कि डेल एच बराबर डेल जी है, इट मीन्स जो ये टर्म है डेल ई बाई डेल टी एट पी, ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि ना तो एन की वैल्यू जीरो, ना एफ की वैल्यू जीरो, ना टेम्परेचर जीरो, तो होगा क्या जीरो। ये जो डेल ई बाई डेल टी एट पी जो टर्म है, ये वैल्यू टर्म क्या आएगी, जीरो। और इस टर्म को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसी भी सेल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है उस सेल का किस प्रकार का नेचर है। हर सेल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी और डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर भी। तो यानी कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होगा तो जो एंथैल्पी है रिएक्शन की और जो ईएमएफ है रिएक्शन का, ऑलमोस्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑलमोस्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मान लो
इफ डेल ई बाई डेल टी एट पी, डेल टी बाई डेल टी एट पी, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब ये टर्म पॉजिटिव में है, इट मीन्स डेल जी में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो डेल एच की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन डेल जी मिलेगी। यानी कि एंथैल्पी जो है वो क्या हुई, एंथैल्पी ज़्यादा हुई एज कंपेयर टू डेल ऑफ जी से। ठीक है, इट मीन्स ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो वो क्या करेगी, डेल एच ज़्यादा है, डेल जी क्या है, कम है, यानी कि कुछ न कुछ हीट क्या करेगी, ये लॉस करेगी। सिमिलर वे में इफ यदि डेल ई बाई डेल पी, डेल टी एट पी नेगेटिव में हो तो होगा क्या, ये टर्म पूरी नेगेटिव, तो डेल जी की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू डेल एच। ठीक है, इसमें क्या है, डेल जी ज़्यादा है, डेल एच कम है, डेल जी ज़्यादा है, डेल एच कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ न कुछ हीट को क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है हम करते हैं नेक्स्ट। अब की बार डेल एस और ईएमएफ के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। दो रिलेशनशिप हम पढ़ लिए। पहला रिलेशनशिप क्या था, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई। दूसरा रिलेशनशिप क्या था कि डेल एच की वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी निकली थी, डेल एच की वैल्यू निकली थी एन एफ टी। देखते हैं एक बार, पीछे याद नहीं है अभी, भूल गए, चेक करते हैं क्या वैल्यू निकली थी ये, एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट पी, एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट पी और माइनस में एन एफ ई, ये वैल्यू थी। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली, देख सकते हो आप लोग, देखना चाहो तो ये वैल्यू यहाँ पे निकाली है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हम करते हैं तीसरा रिलेशनशिप, ये निकालना है। अब देखो, अपने को पता है क्या है, वो ये होता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो होता है एच माइनस टी ऑफ एस। किसी भी फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो G1 होगा, G1 इज द किसके बराबर होगा, H1 माइनस टी S1, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है। थर्मल प्रोसेस के लिए इनिशियल कंडीशन वो लिख दी, थर्मल प्रोसेस के लिए फाइनल कंडीशन ये होती है, फाइनल कंडीशन, फाइनल स्टेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे क्या कि फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि G2 में से G1 को सेपरेट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, H2 माइनस टी S2 माइनस H1 माइनस टी S1, यानी कि ये तो क्या बनेगा, डेल ऑफ जी, ये क्या बनेगा, H2 माइनस टी S2 माइनस ऑफ H1 माइनस ऑफ टी ऑफ S ऑफ 1, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल जी बराबर है H2 माइनस H1, ये और ये टर्म, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में टी को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस टी को, तो ये पॉजिटिव और ये क्या बनेगा, नेगेटिव का बन जाएगा। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल ऑफ एच माइनस टी डेल ऑफ एस। अब यहाँ से देखो, डेल एस की वैल्यू मेरे को निकालनी है, डेल एस की वैल्यू निकालनी है, कब निकलेगी, यदि डेल जी एंड डेल एच क्या हो, नॉन हो, और ये दोनों ही क्वांटिटी मेरे को पता है वो रही ये कि डेल जी होता है माइनस एन एफ ई, डेल एच होता है ये, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। डेल जी की वैल्यू कितनी थी, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल एच कितना था, एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट पी माइनस एन एफ ई, और साथ में क्या है, माइनस टी डेल ऑफ एस। माइनस एन एफ सी से माइनस एन एफ ई क्या हो गया, कैंसिल आउट, टी डेल एस को इस साइड लिया है, टी डेल एस बराबर है एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट पी, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, तो डेल एस की वैल्यू क्या आई, एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट पी, ये वैल्यू अपनी निकल गई एंट्रोपी की। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर ईएमएफ पॉजिटिव में होगा तो एंट्रोपी क्या मिलेगी अपने क्यों, पॉजिटिव में मिलेगी। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए था क्या कि ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, वो यहाँ से प्रूव भी हो चुकी कि यदि एंट्रोपी पॉजिटिव में आती है तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो यहाँ से हमने क्या कर दिया जी, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप निकाले। पहला रिलेशनशिप क्या कि डेल जी की वैल्यू होती है -NFE। दूसरा रिलेशनशिप क्या कि जो डेल एच की वैल्यू होती है वो होती है NFT डेल E बाई डेल T एट P -NFE। तीसरा रिलेशनशिप क्या निकाला कि डेल ऑफ S की वैल्यू क्या होती थी, NF डेल E बाई डेल T एट P। तीनों ही रिलेशनशिप के ऊपर कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपके ज़रूर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई मुझसे गलती हुई हो या हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से कोशिश करूँगा बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।